दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 2024 के राजनीतिक गलियारों की बात कई बार हम आपको दिखाते हैं। आज उन्हीं के बीच की बात हम करेंगे, लेकिन एक बात आपको सोचने वाली है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की राजनीति में हो रहे थोड़े थोड़े परिवर्तन की नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना आपको पता है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने कुछ लिस्ट निकालनी शुरू की। इतनी लिस्ट कि जो उन्होंने काम किए, बहुत सारी योजनाएं की। और आपको इतना पता होगा कि आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आपके लिए आप जाते हैं हॉस्पिटल में, खर्चा कौन वहन करता है आपको पता है। और ये स्कीम जो कि आप किसी भी जाति के हों, कोई भी हो आप हों, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप जाएंगे और आपका इलाज हो जाएगा। पैसा आपको अपने जेब से देना नहीं है। आखिर वो स्कीम लाया कौन, क्यों लाया, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आज का जो डिस्कशन हो हमारा, पॉलिटिकल चीज़ें तो हम लोग खैर डिस्कशन करते रहते हैं, कुछ हम आइडियोलॉजिकल बात करेंगे, विचारधाराओं की बात करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब भी किसी से कोई चर्चा होती है तो ये ज़रूर होता है कि हमारी विचारधारा, ये हमारी विचारधारा है। कांग्रेस वालों से बात करो तो वो कहते हैं कि जी हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जिस विचारधारा की बात की जाती है, आरोप तो विपक्ष कुछ और लगाता है क्या विचारधारा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो अगर हम साधारण लोगों की भाषा में कहें तो विशुद्ध राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास, ये हमारा टारगेट है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय नाम दिया। कि अंत में विकास की पंक्ति में जो अंतिम पायदान पर है, थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा जो ऊपर है उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाए उसको और उसको अपने समकक्ष लाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब कल्याण की अवधारणा है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारा बेस ये हिंदुत्व है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो तमाम संस्कृतियों से एक भिन्न रखता है, विश्व कल्याण की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सब धर्मों को आदर देने की बात करता है। और ये कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। जिस तरह से सभी नदियाँ अंत में जाकर के समुद्र में मिलती हैं, ऐसे ही जो विविध नाना पंथ मत संप्रदाय हैं वो भी भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वह है ईश्वर की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, तुष्टीकरण नहीं, तुष्टीकरण रहित विकास, सबको समभाव से देखना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों से अलग करती है विचारधारा के रूप में। लेकिन जब हम आपने कहा कि एक हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात होती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, तो इसमें विशेष तौर पर जो दूसरी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, अन्य जो दल हैं, वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर किसी एक भाई हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप सबकी बात नहीं कर रहे हैं। और आप यहाँ कह रहे हैं कि हम लोक कल्याणकारी की बात करते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदुत्व को समझें। हिंदुत्व है क्या, तो आज समझ लेते हैं। हिंदुत्व है क्या, उसको समझने की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जो सबके सुख की कल्पना करता है, सबके सुख के लिए प्रार्थना करता है, सबकी समृद्धि चाहता है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व कोई एक ग्रंथ नहीं है, हिंदुत्व का कोई एक पैगंबर नहीं है। उसमें आर्य समाजी भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, लिंगायत भी हैं, शिव को मानने वाले भी हैं, कृष्ण को भी मानने वाले हैं, और जो किसी को नहीं मानते वो भी हैं, वो भी हैं। इसलिए हिंदुत्व कोई एक ग्रंथ से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदुत्व ये मानव कल्याण की परिकल्पना है, जो सबके हित की सोचता है। क्या बोलते हैं हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारे धर्म में कहा जाता है। और इसलिए हिंदुत्व को, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं और जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उनको हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। अगर ये लोग अगर हिंदुत्व का विरोध करते हैं तो ये गांधी का विरोध करते हैं।
अच्छा, ये लोग राम नहीं, का विरोध करते हैं। मैं ये चीज सवाल कर ले रहा हूँ। आपने कहा कि अगर कोई हिंदुत्व का विरोध कर रहा है तो गांधी जी का विरोध कर रहा है। हाँ, गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी को पढ़ने की जरूरत है। गांधी से बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? गांधी जी को पढ़ने की जरूरत है। हाँ। गांधी जी का जो दर्शन है, जो सांस्कृतिक दर्शन है, उस दर्शन को कोई पढ़ ले, उसको पढ़ ले, समझ लेगा कि गांधी जी क्या थे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। वो अलग चीज है, वो चीज अलग है। उनका एक तुष्टीकरण का दोष उनकी विचारधारा में है, इसको मुझे भी बोलने में कोई हिचक नहीं है। क्योंकि जब वंदे मातरम गायन हो रहा था और तुपुलकर बंधु ने इसको गाना था, और वहाँ पर दो भाई थे अली बंधु, शहजाद अली और दो नाम है ठीक से नहीं, दो भाई थे अली बंधु थे। अली बंधुओं ने कहा कि वंदे मातरम का हम विरोध करते हैं, इसलिए हम ये गाना गीत हो रहा है तो हम मंच से नीचे उतर जाएंगे। और गांधी जी ने वंदे मातरम गाने से मना करवा दिया था वहाँ पर, जो देशभक्ति का गाना है, जो देश की आज़ादी का तराना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गांधी जी की जो तुष्टीकरण की नीति थी, तुष्टीकरण था, लेकिन हिंदुत्व का, वो भी हिंदुत्व कट्टर सनातनी थे, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब हम उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड को हम कहते हैं देवभूमि। जब भी हम उत्तराखंड का जिक्र होते ही हम देवभूमि उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि ऐसा? देखो, देवभूमि नाम कोई हमने नहीं दिया, जनता ने दिया हुआ है। जनता ने नहीं दिया। हाँ। ये हमारे जो पुरखे थे, उनकी त्याग और तपस्या, उनका बलिदान, उसके कारण इसको देवभूमि का खिताब मिला है, देवभूमि का सम्मान मिला है। यह मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, ये गफलत दूर कर दीजिए कि हम और आपकी वजह से ये देवभूमि है। ये उन ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है कि इसको देवभूमि माना गया। देखिए, हिमालयी राज्य और भी हैं, लेकिन देवभूमि केवल उत्तराखंड को कहा गया। इसलिए कहा गया कि यहाँ से तमाम जो हमारी संस्कृति की जो धाराएं हैं वो यहाँ से निसृत हुई हैं। वहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने आकर के तपस्या की, ज्ञान का अर्जन किया, और तीनों लोक को उन्होंने यहाँ पर रह करके समझा, और जो विश्व को जो दर्शन देने का काम किया वो यहाँ पर हुआ। इसलिए देवभूमि कहा जाता है। उनकी त्याग तपस्या के कारण इसको देवभूमि कहा जाता है। इस प्रोस्पेक्ट को समझते हुए अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के कार्यकाल पर चर्चा होती है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों की भी बात हो जाती है। बहुत सारी स्कीम्स थी। अगर मैं बोलूँ तो 1 रुपये में आपने जो है जल का कनेक्शन देना शुरू किया। उसके साथ साथ में वीरचंद गढ़वाली जो स्वरोजगार योजना थी वो था, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी, आयुष्मान का जो जिक्र हुआ वो हुआ। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी लगातार। अगर ये कहा जाए कि अच्छा 1 रुपये में जो कनेक्शन आपने देना शुरू किया, पहले तो इस पर मैं बात कर लेता हूँ। मतलब 1 रुपये में कनेक्शन क्यों? जब ऑलरेडी जब लोग दे रहे थे, सरकार के पास ज़्यादा पैसे आ रहे थे, तो आप 1 रुपये में करके आपने दे दिया। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया, एक सपना देखा कि हर परिवार का अपना नल हो और उसमें शुद्ध जल हो और क्वालिटी वाटर के साथ क्वांटिटी भी हो। 3 तरह की उन्होंने की अवधारणा रखी। अब क्या है कि पानी का कनेक्शन जब हम लेते हैं तो एक मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये उस पर मिनिमम, अगर घर के बाहर अगर आपकी पाइपलाइन है एकदम सटके आ रही है तो 3-4 हज़ार रुपये पानी का कनेक्शन का देना पड़ता था। हर आदमी की हैसियत नहीं है आज भी 3 हज़ार रुपये दे सके, नहीं है। हमारी झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं, बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, वो नहीं दे सकते। लोग 12-13 हज़ार 15 हज़ार की जिसकी इनकम है, मिनिमम जो इनकम जिनको मिल रही है, वो नहीं 3 हज़ार रुपये दे सकता। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए हमने कहा 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देंगे। उसको 0 में भी दिया जा सकता था, हाँ, वही। लेकिन 1 रुपये रखा गया। इसलिए रखा गया कि उसको ये लगे कि हाँ, मैंने 1 रुपये दिया है। अच्छा, कुछ पे किया उसने? कुछ पे किया है उसने। मैंने भी दिया है कुछ, मैंने भी कुछ योगदान किया है। उसको बिल्कुल हम स्वाभिमान शून्य न कर दें कि हम फ्री का ही खा रहे हैं। 1 रुपये उससे लिया कि ताकि उसको लगे कि हाँ, मैंने भी इसके पानी के पहुँचाने में अपना योगदान दिया है। इस दृष्टि हमने उसमें 1 रुपये रखा, और मुझे खुशी है कि उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा है, और मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान होने वाला भी नहीं है। आपकी एक योजना है, उस योजना में तकरीबन मैं समझता हूँ कि कई ऐसे, भाई महिला आयोग बना हुआ है, पुरुष आयोग बना नहीं है। तो पुरुष जब कभी बात करते हैं वो कहते हैं एक बड़ा नुकसान हो गया। आपने वो योजना स्टार्ट कर दी थी, वो कि पैतृक संपत्ति, जो पति की जो पैतृक संपत्ति है, उसमें से अधिकार आपने जो महिलाओं को दे दिया।
देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो अधिसंख्य जो हमारे यहाँ जो भूमि का जो बंदोबस्त है, भूमि की जो व्यवस्था, उसमें गोल खाते की ज़मीनें हैं। अब गोल खाते की ज़मीन में कई मालिक हैं उसके। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, होशियार है, सृजनशील है, निर्माण में विश्वास रखते हैं और परिश्रमी है, बहुत मेहनत है, जो करना चाहती है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने स्कीम चला दी कि महिलाओं के लिए हमने कि भाई आप कोई उद्योग स्थापित कर सकती हैं। अब उद्योग के लिए फाइनेंस होना है। फाइनेंस कहाँ से होगा? बैंक से होगा। बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्गेज कौन सी करें? उनके नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो मॉर्गेज नहीं कर सकती वो। मॉर्गेज नहीं कर सकती तो लोन नहीं मिल सकता। लोन नहीं मिल सकता तो अपना काम चालू नहीं कर सकता। तो खाली कागजों में ये स्कीमें बनी रह जाती हैं। इसलिए हमने कहा पति की पैतृक संपत्ति में उसका जब अधिकार होगा तो उस संपत्ति की जब मालिकिन होगी वो, तो वो मॉर्गेज कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी, बैंक में मॉर्गेज कर सकती है और फिर उसे ऋण लेकर के अपना व्यवसाय वो शुरू कर सकती है। और ये सारी चीज़ें ये जनता के बीच में जब हम जाते हैं, हमने देखा महिलाओं को काम करते हुए, उन्हें कहा है तो हम लोग थोड़ा बहुत बचा के बचत करके थोड़ा बहुत ये काम कर रहे हैं, या सरकार से जो थोड़ा बहुत सहायता मिल जाती है उससे ये काम कर रहे हैं। हम लोन तो ले ही नहीं सकते हैं। और मैं देवेश्वरी पंत पाखी गांव है चमोली ज़िले में, वहाँ पर ये 2007-8 में ये चीज़ मेरे सामने आई थी कि उस महिला ने जब कहा कि हम तो लोन ले नहीं सकते हैं, तो तब ये दिमाग में उस समय ये बात पड़ी थी और मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला और हमने कहा कि हम महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देंगे ताकि महिलाएं भी समान रूप से डेवलपमेंट में, विकास में, परिवार में, समाज में, राज्य में, क्योंकि कमाएंगी तो राज्य को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, राजस्व मिलेगा, तो उससे उनका भी योगदान ये राज्य के निर्माण में हो, राजस्व प्रदान करने में हो, इसलिए स्कीमें चालू की। तो दोस्तों, ये एक ऐसी योजना जो कहीं ना कहीं जब आपको बहुत सिंपल चीज़ समझ में आई कि महिलाएं जब मॉर्गेज करने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, जब वो दे ही नहीं सकते थे तो करते क्या, तो आपने ये जो किया, मैं समझता हूँ कि महिलाओं को तो ज़्यादा बेनिफिट मिल गया इस मामले में। एक योजना थी आपकी होम स्टे योजना। होम स्टे योजना में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर छोटे छोटे घर बना करके वो लोग स्वरोजगार शुरू कर सकते थे। तो वो योजना का जो ख्याल है, देखिए क्या होता है कि योजनाएं स्टार्ट करना आती हैं, धरातल पर जाती हैं, कई बार धरातल पर जा भी नहीं पाती हैं, लेकिन वो जो योजनाएं शुरू होती हैं, उन योजनाओं के पीछे का कारण ये समझना, मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इन सब चीज़ों को, पहलुओं को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं कि आखिर होम स्टे योजना के पीछे का कारण क्या था, क्या क्यों लगा आपको, जबकि एक रीज़न आपने इसमें बताया, दूसरा रीज़न, तीसरा रीज़न इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जब देश में GST लागू हुआ तो GST का जो ज़्यादा फायदा हुआ है वो कंज्यूमर स्टेट को हुआ। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की बजाय कंज्यूमर स्टेट को ज़्यादा फायदा हुआ। आज केजरीवाल दिल्ली में बहुत कूदते फानते हैं, ये फ्री वो फ्री। वास्तव में उसकी गहराई में जाएंगे, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जो वहाँ का जो राजस्व है वो दुगना हुआ है। जस्ट एक साल में दुगना उनको टैक्स मिलना, उनको GST की वजह से। GST की वजह से। अगर GST ना होती तो वो आधे पर होते। केजरीवाल की हालत खराब होती, तो फ्री नहीं बांट पाते। अच्छा। तो ये प्रधानमंत्री की देन थी। लेकिन हमारी जो स्टेट है ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, छोटी स्टेट है, यहाँ पर जो उपभोक्ता है उनकी संख्या बहुत कम है, और इसलिए हमको ये लगा कि अब हम इसकी प्रतिपूर्ति कैसे करें। तो हमने सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू किया, और सर्विस सेक्टर में हमने पहला टारगेट ये रखा कि हम अपने जो हमारे पास लगभग 4 साल का कार्यकाल था उस समय, तो हम 5000 होम स्टे हम राज्य में तैयार करेंगे। और होम स्टे पर हमने तमाम तरह की फैसिलिटी, MSME की जो फैसिलिटी है वो हमने होम स्टे पर दी और लोगों को प्रोत्साहित किया उसके लिए। और आपको खुशी होगी जानकर कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री पद से हटा, 4800, कोरोना के बावजूद 4800 हम पहुंच गए। और 5 साल पूरा होते होते, यानी कि बीजेपी का 17-22 का जो कार्यकाल है उसको होते होते हम 5000 क्रॉस कर गए। तो एक बहुत सफल स्कीम हुई, और आज दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ों में, और आज ये होम स्टे योजना लोगों को जहाँ रोज़गार दे रही है, राजस्व दे रही है, वहीं जो हमारे पर्यटक आते हैं बाहर से, उनको एक घर जैसा माहौल दे रही है। उससे स्थानीय जो उत्पाद हैं, स्थानीय जो खान पान है, स्थानीय जो हमारी संस्कृति है, उसको भी अनुभव करने का और देखने का मौका
ये हमारे पर्यटकों को मिल रहा है और ये रोज़गार दिया है लोगों को। अभी एक होम स्टे में 4 लोग काम करते हैं कम से कम, परिवार के लोग काम करते हैं, तो लोकल चीज़ प्रमोट हुई, तो पर्यटन भी बढ़ा, इस पर्यटन भी बढ़ा और लोगों को सुविधा भी हुई। और कोरोना के कारण थोड़ा लोगों में एक चीज़ ये आई है कि वो थोड़ा सेपरेट रहना चाहते हैं। वो अपने, कई बार तो लोग अपना खाना अपने आप परिवार से आते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपने आप खाते हैं, तो ये भी लोग कर रहे हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा जो एक कोरोना के कारण एक थोड़ा सा जो लोगों के दिमाग में एक अलर्टनेस है, जागरूकता है, तो वो भी काम आ रही है। अच्छा, जैसे मैं मतलब सिर्फ 2 और योजनाओं का जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जिक्र कर लेता हूँ, जिस योजना का लाभ मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड स्टेट सबसे पहले लेना शुरू किया, वो था आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जब पूरे भारत में शुरू हुआ तो वहाँ पर ऐसा था, कैटेगराइज था कि इस जाति के लिए, और वो कैटेगराइज कर दिया गया था बीपीएल परिवारों के लिए है। आपने जब उत्तराखंड में जब आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपने सबके लिए कर दिया। देखिए, मैंने ये आयुष्मान जो योजना लागू करी, मैंने, क्योंकि हम बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारी शुरुआत हुई, तो हमने समाज के बीच में लोगों को देखा है कि लोग कितनी पीड़ा से गुजरते हैं। और अगर कोई 50,000 रुपया भी कोई महीना कमा रहा है, एक फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका पूरे साल का बजट गड़बड़ा जाता है, बच्चों की पढ़ाई का बजट गड़बड़ा जाता है, घर के कपड़ों का बजट, तमाम तरह के जो घर की ज़रूरतें हैं वो प्रभावित होती हैं और वो APL भी BPL हो जाता है। ये स्थिति होती है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। फिर क्या है कि सुविधाएं नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स, जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री बना तो राज्य में 1000 से कम डॉक्टर थे। जिस दिन मैं हटा 2400 डॉक्टर हमने राज्य को, उस दिन 1400 डॉक्टर की भर्ती हमने 4 साल में, 3.5 साल में करी। तो हमने एक तरफ डॉक्टर्स की भर्ती करी, एक तरफ हमने जो लोग, हमको पता है कि आदमी किस तरह से एक छोटी सी बीमारी आने पर किस ढंग से टूट जाता है, अस्पताल में नहीं भर्ती करते इसलिए कि उनकी जेब में पैसा नहीं होता, पैसा जोड़ता रहता है इंसान। इसलिए हमने जो राज्य के लगभग 23.5 लाख परिवार थे, उन 23.5 लाख परिवारों को हमने एक स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच अटल आयुष्मान उत्तराखंड, क्योंकि भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है वो एक अलग पोर्टल का, हमने उसी का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि हमने सबको दिया इसलिए हमने उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें हमने पूरे परिवारों को उसमें सुरक्षा कवच दिया और वही ट्रस्ट मोड में रखा, ताकि नहीं तो लोग इंश्योरेंस कंपनियों के दरवाजे पे जाते जाते, दफ्तर पे जाते जाते जूते घिस जाते हैं, कहावत है। तो हमने उससे मुक्त किया, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट किया और तमाम जो डॉक्टर जो इलाज करते, जो अस्पताल, उनको भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट की व्यवस्था करी। किसी ने बेईमानी करी तो उस पर हमने कड़ी सजा दी। और मैं आज भी कहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि अगर कोई बेईमानी करता है, सरकार की इतनी नेक नियति से जो काम किया गया है, अगर उसके साथ कोई धोखा करता है तो उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी कहीं छूट नहीं मिलना चाहिए। और ये हमने ये स्वास्थ्य योजना दी, भगवान की दया से अब तक मुझे लगता है कि 7-7.5 लाख लोगों का जीवन बचाने में ये योजना सफल हुई है। और इस योजना को मैं और आपको बता दूं कि जब आयुष्मान योजना का उद्घाटन था और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, शिमला से उन्होंने इसको लॉन्चिंग किया। और मैंने यहाँ से जब मैं शिमला के लिए गया, 40 मिनट का हमारा हवाई सफ़र था और हमने हवाई सफ़र में बातचीत, मेरा सेक्रेटरी मेरे साथ में थे और हमने हवा में चलते चलते ये निर्णय लिया कि हम इसको सबको देंगे। और वहीं पर शिमला में मैंने घोषणा करी कि हम पूरे उत्तराखंड को इस सुविधा का लाभ देंगे। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं कहीं जाता हूँ, कहीं अस्पताल में चला गया हूँ, तो लोग, कोई पैर पकड़ता है, कोई हाथ जोड़ता है कि साहब आपकी कृपा से हम लोग इलाज करा पा रहे हैं, नहीं तो ये संभव नहीं था। तो ये जैसे जो राजस्व है, तो राजस्व को इस तरीके से ये काम करने से हानि नहीं होती है? आपको नहीं लगता कि हाँ, नहीं, देखिए, क्योंकि हम बहुत ये फ्री बाइज वाला जो काम है ये तो केजरीवाल भी कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये सोच है कि 3 चीज़ें सरकार को करनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। न्यायालय बहुत महंगे हो गए हैं,
गरीब आदमी के लिए मुकदमा लड़ना बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी एक मुकदमा लड़ना पड़ा। मुझे पता है कि कितना इसमें टेंशन वाला काम होता है और वकील की फ़ीस ये कितनी महंगी होती है। आज साधारण आदमी के लिए मुकदमा लड़ पाना संभव नहीं है, और इसलिए इन 3 चीज़ों पर फोकस किया जाए। इन 3 सुविधाओं को अगर इस पर फोकस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि समाज की जो प्रगति है वो तेजी से होगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन 3 अभी चीजों। तक किसी ने न्याय की बात तो नहीं की थी, सबने मैं शिक्षा, इसलिए कहता हूं, देखिए, मैं तो इसमें थोड़ा और हो और जाती है, और लेकिन कोई न्याय का जिक्र ही नहीं किया। ये मैं पहली आगे बार मैं बढ़ने- सुन रहा हूँ कि न्याय की बात कोई कर रहा है कि न्याय को जो है सबके लिए सर्वसुलभ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री था तो चीफ जस्टिस उत्तराखंड, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मेरी बात पे पूरी सहमति दी। हमने कहा क्या हम मोबाइल कोर्ट चला सकते हैं? मोबाइल कोर्ट चमोली से नैनीताल जाता है आदमी, 10,000 रुपये कमरे का किराया देता है होटल में, खाने का भी 1,000, 2,000, 3,000 खर्च करता है, गाड़ी का खर्चा है, माना बस से भी जाए तो 3-4 हज़ार रुपये बस का खर्चा लगता है, वकील की फ़ीस अलग। तो क्या ये जो उसका आने जाने का जो भाड़ा है, वहाँ होटल का जो भाड़ा है, उसको हम बचा सकते हैं? वो क्या हम उसके 20,000 एक ट्रिप का बचा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल बचा सकते हैं। तो कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उस पर पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने कहा बिल्कुल रावत जी, बहुत अच्छा है, हर ज़िले में एक वीडियो वैन दीजिए, बढ़िया, और हम ठीक है वहीं से वकील पैरवी करेगा, हम यहाँ सुनेंगे और वहीं पर हम उसको घर में न्याय देंगे। न्याय आपके द्वार, न्याय आपके द्वार, इस पर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो आगे हम उसको सफल नहीं हो पाए या पूरा मौका नहीं मिल पाया। मैं एक योजना की बजाय मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत सारी योजनाएं थी जो आपने सिलसिलेवार बहुत सारी योजनाएं आपने स्टार्ट किया भी, सफल उसका ये रहा। न्याय को लेकर के जो आपने बोला, ये अपने आप में बड़ी बात बोली आपने। सबसे दिल के करीब योजना कौन सी थी? आपको लगा कि यार ये योजना तो मुझे लगता है कि होना चाहिए था और बहुत अच्छी योजना है, ये चीज़ उस लोगों के लिए है जो शायद जिन लोगों के लिए किसी ने सोचा नहीं। देखिए, वो योजना है जो बच्चे निराश्रित हैं या वो बच्चे जो किन्हीं कारणों से पैदा होते ही छोड़ दिए जाते हैं, उनका पता ही नहीं होता उनके माँ कौन है, पिता कौन है, और कोई उनको पालन पोषण करते हैं या सरकारी जो बाल संरक्षण गृह हैं उनमें उन बच्चों को लालन पालन किया जाता है। उनकी जाति का पता नहीं होता, उनकी बिरादरी का पता नहीं होता, बस ये पता होता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, बस इतना पता होता है। और दुर्भाग्य से उसमें अधिसंख्यक, मैं ये कहूँ कि 99%, 98% बालिकाएं होती हैं, ज़्यादातर बालिकाएं होती हैं। अब ये बच्चे उन अनाथालयों में पल तो जाते हैं, 12वीं तक सरकार उनका संरक्षण करती है, लेकिन जब वयस्क हो जाते हैं तो वो फिर कहाँ जाए? उनका घर परिवार कुछ होता नहीं है। कुछ बच्चियों की शादी हो जाती है, रिश्ता हो जाता है, या अनाथालयों में उनको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन सब बच्चे इतने होशियार नहीं होते। तो उसके लिए मैंने 4% आरक्षण ऐसे बच्चों के लिए उसको करने का निर्णय लिया था। क्या किसी और स्टेट में ये चीज़? ये और स्टेट में, तब तक तो किसी स्टेट में ऐसा नहीं था, किसी भी राज्य में, देश में ऐसा नहीं था। और मेरी जो हमारे इसमें वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, एक बार हम झारखंड से, रांची से दिल्ली आ रहे थे हवाई जहाज़ में, तब उनसे मैंने बात कही थी। वकील हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, तो किसी केस में थे, उसमें तो हमारा जहाज़ में ही परिचय हुआ था। तो तब मैंने उन समय इनसे बात किया था कि कभी इस पर कोई PIL पढ़ना चाहिए कि भाई सबके लिए जातियों के आधार पर आरक्षण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण है, लेकिन जिनके ना माता पिता कुछ हैं ही नहीं, वो किस पता आधार ही पर नहीं आरक्षण है, लेंगे? वो केवल या तो एक लड़की है या तो एक लड़का है, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था होना चाहिए। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे साल 6 महीने बाद मौका मिला और हम उस योजना को दे पाने में सफल हुए। मैं इसलिए भी उसको मानता हूँ कि तमाम तरह की कुछ ऐसे नेक्सस हैं
जिनकी उन पर कुदृष्टि होती है, उन बच्चियों पर कुदृष्टि होती है, उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो मुझे लगा कि इनको इससे संरक्षण मिलेगा, तो ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, तो इन बच्चों को इनका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। कभी आपने ऑब्जर्व किया या देखा कि ये जो चीज़ है, क्योंकि उन लोग का दुरुपयोग वाली जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा कहिए, लोकसभा कहिए, या पूरा उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अब डेटा इसका कोई किसी साइट पर तो अवेलेबल नहीं। इसमें जो गवर्नमेंट से इतर जो होता था, ईसाई मिशनरीज उन बच्चों को पालती थी। कुछ धार्मिक संस्थाएं हमारी भी, हमारे देश की भी हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो कन्वर्जन हो जाता है, वो धर्मांतरण हो जाता है उनका। स्वाभाविक रूप से जहाँ रहते हैं, जहाँ पलते हैं, बड़े होते हैं, तो वो उसी को अपना लेते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं होता, उनको तो जो शिक्षा दी जाती है वो उसी को अपना लेते हैं। भाई जो उनको खाना दे रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, उनको ममत्व तो दे रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से वैसे हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। फिर कई बार हम उसमें पढ़ते हैं उपन्यासों में, आज़ादी के समय के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो उपन्यास हैं, कई राइटर्स के लिए कई बार हमारे साधु संत भी बोलते हैं कि उनका इस्तेमाल जो है तो गलत कृत्यों के लिए। दूसरा ये कि कई बार उनको उनका ब्रेन वॉशिंग करके और उनका इस्तेमाल जो एक जासूस के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो समाज के विरोध में होता है या देश के विरोध में होता है। इस ढंग से भी उनके इस्तेमाल करने की गुंजाइश होती है। कई बार वो नशे की लत उनको दे दी जाती है, तो नशे सप्लाई के लिए उनका दुरुपयोग किया जाता है। और नशे की आड़ में ही उनका कई बार जो आजकल चला है ना कि वो क्या बोलते हैं, एक शब्द चला है आजकल कि महिलाओं के द्वारा हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच में उनको घुसा करके और उनसे भेद लेने का काम। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में थी, तो हमने कहा इनका दुरुपयोग न हो। तो आपने, अगर मैं देखूं कि महिलाओं के अगर मैं रोजगार की बात हो या लोगों के स्वास्थ्य की बात हो, यहाँ तक कि आपने बोला उन लोगों के लिए जो निराश्रित हैं उनके आरक्षण की बात हो, सब कुछ आपने किया। सबका अगर आइडियोलॉजिकल थॉट हम देखें तो मैं समझता हूँ कि जनता इस चीज़ को अच्छे से समझ रही होगी, पूरा पर्सपेक्टिव सब कुछ सही है। तो अंत में फिर वो सवाल जो मैं समझता हूँ कई लोगों ने आपसे पूछा होगा, मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, फिर मुख्यमंत्री पद से आप हटे क्यों? जब ये सारी चीज़ें, देखिए जब सारा पर्सपेक्टिव ठीक जा रहा है तो सवाल तो ये बनता है ना। देखिए, ये सवाल का वास्तव में सच्ची बात यह है कि मेरे पास आज भी कोई जवाब नहीं है। ये बात आपने कई बार ये बात कह रखी है, कई चैनलों पर मेरे पास का कोई जवाब नहीं है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि एक जो राजनीतिक चातुर्य होना चाहिए, हो सकता है उसका अभाव मेरे पास हो। जो एक चतुराई चाहिए राजनीति में जी। और आजकल बोलते हैं लोग कि मार्केटिंग मार्केटिंग बोलते हैं आजकल। हालांकि मुझे बहुत चीप वर्ड लगता है वो, लेकिन आजकल बोलते हैं लोग कि साहब मार्केटिंग नहीं हो रही है। बड़ा प्रचलित शब्द हो गया, बहुत सामान्य शब्द हो गया है। तो शायद वो स्किल मेरे पास नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन काम को लेकर के तो सारी चीजें हैं जो लोगों को समझ में आ रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब लोग उन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, अच्छा मार्केटिंग वाले पर्सपेक्टिव पे, चूंकि कई बार बहुत सारी चीजें होती है, मैं एक सवाल कर लेता हूँ, आपको क्या मतलब ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि भाई मार्केटिंग आपको चीप लगता है? भाई नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो दिखता है दिखाना चाहिए, दिखाना तो चाहिए, बताना तो चाहिए। शब्द से बोला मैंने, मार्केटिंग शब्द का प्रयोग किया मैंने। मार्केटिंग शब्द मुझे थोड़ा उचित सा नहीं लगता, मुझे चीप लगता है, हल्का शब्द लगता है वो। भाई अपने कार्यों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, हालांकि मार्केटिंग का मतलब भी वही है, लेकिन थोड़ा उसमें एक व्यावसायिकता आ जाती है, व्यापारिक चीज आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, तो हमको व्यापार नहीं बनना। राजनीति को व्यापार नहीं बनाना। राजनीति सेवा का मार्ग है, राजनीति व्यापार नहीं है। व्यापार अलग है, सेवा अलग है, राजनीति अलग है। ठीक है ना? देखिए, बात जरा गहरी हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है, लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, तो पैसा और ताकत, ये
दोनों एक हाथ में चली जाएं तो खतरा है। लोकतांत्रिक पद्धति को समझिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो आपको समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये वो पहलू हैं जो शायद अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को भी सुनने और समझने की आवश्यकता या सुनना समझना चाहिए। एक बात मैं करूंगा कि जब आप 2022 का जो चुनाव हुआ, चूँकि आप मुख्यमंत्री पद से हटे, इसके बाद 2022 का चुनाव आप लड़े नहीं। और अभी अगर मैं देखूं तो हरिद्वार ज़िले की बात करूं या उत्तराखंड के अन्य जो संसदीय क्षेत्र हैं, चूँकि चुनाव 2022 के इसलिए मैं संसदीय क्षेत्र का इस्तेमाल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप भ्रमण पर हैं। हरिद्वार ज़िले में भी आपके जो भ्रमण हैं वो चल रहे हैं। तो ये मान लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है, कई इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैं मुख्यमंत्री बना, और आपने कहा कि इसका जवाब मुझे नहीं पता है कि मैं हटा क्यों। करेक्ट हो गई बात। तो ऐसा तो नहीं कई बार कि इंडिकेशंस कई बार मिल जाते हैं कि सांसद बनना हो, सेंटर में जाना हो? देखिए, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और पिछले लगभग 32-33 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारा आज जो काम है वो राजनीतिक फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रहने के नाते पूरे प्रदेश में काम किया। इससे पहले मैं संगठन मंत्री रहा, तो पूरे प्रदेश के कोने कोनों पर तक मैंने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए काम किया। ये कहूँ कि जो जवानी होती है, जो एक 40-42 साल तक जो ऊर्जा होती है, जो गर्मी होती है शरीर में, वो हमने संगठन के काम में लगाया, कार्यकर्ताओं के निर्माण में लगाया, पार्टी को आगे बढ़ाने में लगाया। जो एक जो टाइम होता है, जो पीरियड 40-42 साल की उम्र तक। बिल्कुल। और जितनी उम्र थी उस समय जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा, उसमें आधा पीरियड मैंने लाइफ का होल टाइम मैंने काम किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक विचारधारा के लिए काम किया। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक तो लोगों से बहुत नज़दीक के संबंध है, प्रेम के संबंध है, वो अपनत्व खींचता है, उसकी वजह से भी जाते हैं, और राजनीतिक कारणों से भी जाते हैं, फिर घूमने फिरने का स्वभाव भी है, तो मैं उस नाते भी जाता हूँ। कुछ चीज़ें जो 60 साल की उम्र तक हम देश भी गए, विदेश भी गए, लेकिन घूमने नहीं गए कभी, काम से गए। दिल्ली गए, काम किया, वापस आ गए। मुंबई गए, काम किया, वापस आ गए। सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी गए, ग्रेट ब्रिटेन गए, काम किया, काम करके वापस आ गए। इस समय थोड़ा फ्री भी हैं, तो घूमने का भी अवसर है, अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा वो भी है। और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो एक राजनीतिक सोच भी होती है, राजनीतिक इच्छा भी है और राजनीतिक सोच है कि उसके कारण भी हम लोग जगह जगह जाते हैं। लेकिन पार्टी को तो डिसाइड करना है कि त्रिवेंद्र रावत को चुनाव कहाँ से लड़ाना है। नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, अगर मैं अन्य किसी से भी अगर मैं चर्चा करता हूँ तो चुनाव पार्टी को कहाँ से लड़ाना है एक बात, पर आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है वो दूसरी बात हो जाती है। देखिए, मैंने कहा ना कि इतना अधिक लगाव है कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में, जो हमने योजनाएं दी। देखिए, किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम हम लाए, है ना। किसान कहते थे साहब ऋण माफ़ कर दो, और मैंने सौभाग्य से इस योजना की लॉन्चिंग रुड़की से करी थी। जो किसानों के कल्याण के लिए जो योजना लागू करी थी, रुड़की से करी थी। और रुड़की में मैंने ये कहा था कि हम 1% इंटरेस्ट आपसे लेंगे, लेकिन आपने अच्छा काम किया। 1 या 2%, अब मुझे थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ, शायद 2% था शायद, कि हम 2% पर आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला तो मैं इस पर आगे विचार करूँगा। और साल भर बाद जब हमने समीक्षा करी, हमको उसका अच्छा परिणाम मिला और हमने इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिया किसानों के लिए। 3 लाख रुपए सालाना जो है इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिया। जो समूह हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ये इंटरेस्ट फ्री कर दिया। मुझे ये बात कहने में बहुत फ़ख्र होता है और अपने किसानों को मैं इसके लिए बधाई भी दूंगा, उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि इस राज्य में पैसा नहीं मारा है हमारे फार्मर ने, बैंकों का पैसा नहीं मारा, लोगों ने वापस किया है। और महिलाओं की तो 100% है,
कि उन्होंने टाइम पर पैसा वापस किया और 100% पैसा वापस किया। ये मैं अपने किसानों की और जो हम देवभूमि कहते हैं, मैं उसी का प्रताप मानता हूँ कि हमारे फार्मर्स ने बहुत अच्छा परिणाम दिया और सरकार ने खुश होकर के उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन किया। और उसके कारण फिर हम ग्रोथ सेंटर हमने चालू किए। और ग्रोथ सेंटर हमारे फार्मर्स के लिए हैं, असंख्य हमारे फार्मर्स के ग्रोथ सेंटर हैं। कहीं पर फिशरीज का है, कहीं पर पोल्ट्री का है, कहीं पर बिस्किट बनाने का है, कहीं पर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, कि हमारे खेतों में जो उत्पाद हैं उनको प्रोसेसिंग का हमने किया। तो लगभग 107 ग्रोथ सेंटर उस समय बने थे। तो हमने उससे प्रोत्साहित किया, हमारा किसान रुचि ले रहा है तो हमको उनकी इनकम वृद्धि के लिए, आय वृद्धि के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए ग्रोथ सेंटर की कल्पना की। मधुमक्खी के ग्रोथ सेंटर हैं, ये गुलाब जल के ग्रोथ सेंटर हैं। जो हमारा बद्री गाय का घी है वो आज 3,000 रुपये किलो, 2,000 रुपये किलो मिनिमम जा रहा है। जो पहले 700-800 रुपये या 600 रुपये बिकता था, आज उसके लिए मारामारी है। डिमांड इतनी है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मधुग्राम की कल्पना हमने इसमें मधुमक्खियों के लिए हमने शुरू किया। और मछलियों का तो बहुत अच्छा, हरिद्वार ज़िले में भी बहुत अच्छा काम वहाँ पर हुआ है, पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर जो ट्राउट फिश है, जो कोल्ड वाटर फिश जिसको कहते हैं, जो स्नोफेड रिवर्स में जो मछली तैयार की जाती हैं, ट्राउट है जो सबसे महंगी मछली है, उस पर काम किया। बहुत अच्छा हुआ। आपका हॉर्टिकल्चर में 400 बगीचे सेब के हमने लगवाए। 400 बगीचे 4 साल में। 4 साल भी क्या, मतलब अगर 4 साल तो कहेंगे ही, पर 400 बगीचे लगाए। आज लोग बगीचों के प्रति प्रोत्साहित हुए हैं। आज हम सेब के प्रोडक्शन में बहुत आगे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्जिन है अभी। तो हमारे पास खाली मैदान है, हम लेटेस्ट वैरायटी, बिल्कुल नई वैरायटी के जो फ्रूट्स उसमें लगा रहे हैं। गन्ना किसानों का है, गन्ना किसानों को हमेशा उनका पेमेंट 1 साल बाद हो रहा है, 1.5 साल बाद हो रहा है। ये बड़ी समस्या थी। मैं वहीं जाना चाह रहा हूँ। चलिए मैं गन्ना किसानों के पास ही जाना चाह रहा हूँ। लेकिन जो मैंने सवाल किया दोस्तों, मैं आप लोगों से साफ साफ कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप किसी राजनीतिक विद्वान के पास बैठें, राजनीतिक व्यक्ति के पास बैठें, तो जवाब गोल मटोली मिलेगा, लेकिन इशारों में समझना पड़ता है। मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट ही आता हूँ। फिर भी उसके बाद फिर मैं किसानों पे जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, ऑर्डर आया, कर लिया। हटने की बात आई, ऑर्डर आया, कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगर हरिद्वार से आपको एक बार कहा जाएगा कि अगर आप हरिद्वार से चुनाव लड़िए लोकसभा का, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं पार्टी का सैनिक हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने जो भी ऑर्डर किया है, जो भी आदेश किया है, हमने उसका 100% पालन किया है। अब हम किसानों के पास पहुंचते हैं। उसी, जब आपने बोला रुड़की से ही आपने शुरुआत करी थी जो ऋण देने की बात, उसी रुड़की से थोड़ी सी दूर पर इकबालपुर गन्ना मिल है। वहाँ पर जब आप उस दौरान जब आप मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पर आपने ऋण दे दिया था। और आज की कंडीशन यही कि उसी इकबालपुर गन्ना मिल पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, वो उमेश कुमार जी हैं, वो दोनों लोग जाकर के धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जो किसानों का जो बकाया है वो भुगतान किया जाए। और आपने उस समय ऋण दे दिया था। तो मतलब किस चीज़ को हम बेटर माने, जो धरना दे रहा वो या जिसने ऋण दिया वो? और दिया तो क्यों दिया? देखिए ऐसा है, और जिस पे कोई गारंटी आपने सरकार ने ली थी, उसकी गारंटी। देखिए मैं बताऊं आपको, ये ऋण जो बकाया है किसानों कब का है, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। कब का है? और जब हमने उनको ऋण दिया उसके बाद का है क्या? हमने जो ऋण दिया सरकार की गारंटी पर, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि इतना % इसका किसानों को जाएगा। और तब से किसानों को भुगतान मिल रहा। कुछ पिछला भुगतान भी किसानों को दिया गया, लेकिन 1 साल का भुगतान वहाँ पर नहीं गया। भाई कौन दोषी है उस मिल को बंद करने के लिए? किसके कारण वहाँ पर भुगतान नहीं हुआ किसानों का? कौन था उस समय सरकार में बैठा हुआ? क्यों नहीं किया गया? सरकार ने समय पर क्यों नहीं ध्यान दिया? 22,500 फार्मर मुझे बताया गया कि उस बिल से जुड़े हुए हैं। और मैंने हरीश रावत जी ने तो कहा था कि मेरे समय का कोई भुगतान ही नहीं है, मैं तो सारा दे चुका था। नहीं, अब हरीश रावत जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, वो तो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने किसानों के लिए 22,500 किसानों के, उसमें हरियाणा के भी कुछ फार्मर हैं, उनकी भी हमने चिंता करी। फार्मर है, फार्मर को ग्राम देवता कहा गया। वो जो उत्पाद करता अपने लिए नहीं करता। और चीनी पैदा हो रही है तो पूरे देश में काम आ रही है, जहाँ डिमांड होती वहाँ पूरी होती है। किसान गेहूँ पैदा कर रहा है, धान पैदा कर रहा है, तो अकेले नहीं खा रहा है।
हम अगर जीवित हैं, हम अगर आज कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे फार्मर ने मेहनत करी है। तो फार्मर है, और इसलिए हमने किसानों की चिंता करी, उनको लोन दिया, उनकी व्यवस्था करी, और जो उसके मालिक हैं उनके साथ मुझे लगता है कम से कम भी 7, 8, 10 मीटिंगें करी। जब हम ये आश्वस्त हो गए कि हमारे फार्मर्स के साथ बेईमानी नहीं होगी, हमारे फार्मर्स को जो पैसा दे रहे हैं मिल मालिक से, जब हम आश्वस्त हो गए तब हमने उनकी गारंटी ली, और तब वो लोन उस समय दिया गया। और ऋण तब से ये इंडस्ट्री जो शुगर फैक्ट्री है ये लगातार चल रही है। लेकिन हाँ, जो किसानों को आज जो उनका पिछला बकाया है वो मिलना चाहिए, उसके लिए दबाव बनाना चाहिए। और रावत जी विपक्ष में हैं, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये तो उनका धर्म है। मैं बात कर रहा हूँ, जब आप आए थे अभी हरिद्वार ज़िले में, जब आपने प्रवेश किया था, उस समय एक सवाल था मेरा कि देवस्थानम बोर्ड को मैंने सवाल किया, क्योंकि हम धर्मनगरी की बात कर रहे हैं, धर्मनगरी हरिद्वार है, और देवस्थानम बोर्ड का मैंने जिक्र किया था, उसका जवाब आपने बहुत ही इशारों में दिया था। मैं आज चाहता हूँ कि वो जो देवस्थानम बोर्ड था, खुद मैं जब व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों से चर्चा की, हमने कुछ जो महंत होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनसे जब मैंने चर्चा की, तो उनका ओपिनियन आज के सिनेरियो से अलग था। आज का सिनेरियो मतलब वो नहीं है, लेकिन उनका ये मानना था कि ये होना चाहिए था, और उनका ही स्टेटमेंट था कि ये राजनीति हो गई। सच क्या है? देखिए, बोर्ड बनाने के पीछे यही मंशा थी कि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको बेहतर सुविधा मिले, और बेहतर सुविधा मिले। सुविधाओं के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। बोलते हैं ना, वो जब हम लक्ष्मी मैया की आरती करते हैं तो जो बिना यज्ञ नहीं होता, हवन न हो पाता। तो यज्ञ हवन भी करना है तो उसके लिए भी हमको धन की आवश्यकता है। तो एक तो ये कि हमारे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था वहाँ पर हो, अच्छी सुविधा वहाँ पर हो, और वो कहाँ से होगी? धन से होगी। तो हमने FCRA वो भी सर्टिफिकेट वहाँ के लिए लिया कि जो लोग विदेश से पैसा देना चाहते हैं, करोड़ों हिंदू दुनिया के देशों में बिखरा हुआ है, उसकी श्रद्धा है कि वो धामों के लिए कुछ देना चाहता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी तरीका नहीं था कि हम उनसे पैसा ले सकते थे। तो फिर हमने बोर्ड के नाम पर वो भी व्यवस्था करी, ताकि दुनिया से जो लोग अपने श्रद्धा के लिए यहाँ पर देना चाहते हैं, जो यहाँ पर कोई निर्माण के लिए देना चाहते हैं, वहाँ पर जो सामग्री है, जो वहाँ पूजा पाठ में इतना बहुत बड़ा खर्चा आता है, साज सजावट में, देख रेख में बहुत बड़ा खर्चा आता है, उसको देना चाहते हैं, उसको लें। फिर हमने ये देखा कि जहाँ पर भी इस तरह के बोर्ड हैं, आप वैष्णो माता का बोर्ड देखिए कि वहाँ भी 300-400 करोड़ के करीब उनकी इनकम है, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। आप जो तमिलनाडु में है, या शिरडी में है, वहाँ जाइए आप, तो शिरडी के 1300 करोड़ की सालाना इनकम है, उनके अपने विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तमाम तरह की फैसिलिटी चल रहे हैं। तो हमारा भी ये था कि हमने जहाँ जहाँ बोर्ड देखे, वहाँ पर जब उसका फ़ायदा देखा, तो हमको लगा कि व्यवस्थाएं उससे साफ़ होती हैं, उसके लिए कुछ जिम्मेदारियाँ फिक्स होती हैं, और इसलिए इसको बनाना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों की मत भिन्नता ये होती है कि साहब गवर्नमेंट को इसको नहीं लेना चाहिए। एक तो सैद्धांतिक मतभेद कई बार ये भी है, तो ये को अलग चीज़ है कि सैद्धांतिक मतभेद है कि भाई ये सरकार के अंडर में नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोगों का मत है, और उनका भी मत का एक मजबूत आधार है। लेकिन हमने ये कोशिश करी कि ये था कि भाई उसकी इनकम का फिर करोगे क्या, तो हमने स्पष्ट एक्ट में व्यवस्था की हुई है। एक तो जितने भी हमारे पंडे पुरोहित हैं वहाँ पर, उसमें 7 जातियाँ हैं, उसमें एक शब्द है दस्तूरान। हाँ, जो दस्तूर हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा बिना उसको बदले। हाँ, उसमें कोई भाई माना कोई अपने पुरोहित को कुछ देना चाहता है तो देते हैं। भाई हम अपने पंडित से पूजा करवाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दक्षिणा देते हैं, हमारे संस्कार हैं ये। हमने न जाने हजारों पीढ़ियों से संस्कार हमको मिले हैं कि भाई पंडित जी को कुछ दक्षिणा देनी है, दे। दस्तूरान है वहाँ पर कुछ राजपूत लोग भी वहाँ पर हैं, मेहता लोग हैं, पंवार लोग हैं, जो वहाँ पर जो 7 तरह की व्यवस्थाएं, उनमें इनके पास भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। और माणा गांव के लोग हैं, उनके पास कुछ व्यवस्थाएं, उनका भी हक हकूक़ है उसमें। तो हक हकूक़ को न छेड़ा जाए, दस्तूरान को न छेड़ा जाए, और एक सुव्यवस्थित यात्रा यहाँ पर हो।
जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ऑल ओवर द रोड बनी है, रेल जा रही है, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों के पास अपने व्हीकल बढ़े हैं, तो लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। और इसलिए जो पैसा बचत होगा उससे जो हमारे क्योंकि बद्री केदार जो मंदिर समिति है उसके अंदर 47 मंदिर थे, पर लोगों का फोकस 4 मंदिर पर होता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार। और जो और 47 मंदिर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही, जहाँ पर जाएंगे तो वाइब्रेशंस वहाँ पर महसूस होती हैं, ऐसे बहुत तपस्थलियाँ हैं, लेकिन वो आज उपेक्षित पड़ी हुई हैं। तो उनकी भी देखरेख उस जो फंड में, तो वहाँ उनका, वहाँ पर भी हमारे पंडित हैं, पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, तो बेचारे उनको तो दिया अगरबत्ती भी जलानी है तो कई बार अपनी जेब से जलाते हों, तो कम से कम वो तो व्यवस्था वहाँ पर हो। तो इन सब चीज़ों को सोच करके एक बोर्ड का गठन किया गया था। वो हमको आवश्यकता लगी, हमने उसका बोर्ड का गठन किया। लेकिन आपने किया। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सेगमेंट्स को लेकर के। आपने किया, आपने प्रॉस्पेक्ट्स बताया, सबके लिए बेहतर होता, फिर वापस लेने का कारण? अब देखिए, वापस जो है सबसे बड़ी बात है, वापस जो लिया देवस्थानम बोर्ड, जो वापस लिया, ऐसा भी नहीं कि दूसरी सरकार आ गई या दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, सरकार तो बीजेपी की है। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने वापस लिया वो स्वयं उस समय उस विधानसभा के सदस्य थे, और विपक्ष ने भी उसके समर्थन में कोई भी विरोध नेता, निर्विरोध हुआ था जब एक्ट बना था ये, तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अब क्या परिस्थितियाँ हुई मैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तो आप ये फिर हम वो उस पुरानी बात को मैं बोल सकता हूँ जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपने जो देवस्थानम बोर्ड बनाया, शायद वो अच्छी तरीके से जनता समझ नहीं पाई थी। वो जो शब्द मार्केटिंग वाला शब्द था, प्रचार प्रसार, जनता तो बोर्ड के पक्ष में थी, जनता मतलब, लेकिन राजनेता नहीं, अभी एक जो नेता थे वो नहीं थे। एक अखबार ने, मैं कह रहा हूँ सर, जो नेता सर्वे किया था, क्या जो नेता 93% लोगों ने ये कहा कि देवस्थानम बोर्ड सही निर्णय था, 93%। और यहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है उत्तराखंड का, उस अखबार ने सर्वे किया था। उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैं तो बाहर था, दिल्ली में था, तो उनका मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया कि साहब हमने इस पर काम किया था, और 93% लोग। गलती आप मानते किसकी है? मैं देखो गलती है या नहीं, मैंने कहा ना, जब ये चीज सही है, मैं कह रहा हूँ जब कोई चीज सही है, ऐसा है, आज भी आप इसको सही मानते नहीं मानते? मैं तो सही मानता हूँ। आप जब सही मानते हैं तो इस चीज को कहने में क्या दिक्कत है? मेरा ये मानना है, मैंने एक बात कही कि कुछ लोग सैद्धांतिक विरोध है कि गवर्नमेंट के अधिकार। सैद्धांतिक विरोध है या राजनीतिक विरोध है? सर सैद्धांतिक विरोध है या राजनीतिक विरोध? राजनीतिक विरोध होता तो विधानसभा में विरोध करते, तो ये सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक हो सकता है, कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो सकता है, कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो सकता है। तो क्या मतलब इसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि जो राजनीतिज्ञ लोग नजर आए थे उन सबका अपना निजी स्वार्थ भी था इस चीज? नहीं, राजनीतिक, मैंने कहा राजनीतिक नहीं, राजनीतिक कुछ लोगों का नहीं, राजनीतिक लोग थे। हाँ, कुछ और लोग हो सकते हैं, कुछ लोग देखो समझने में भी ना समझी भी हो सकती है। और कई बार ये होता है कि वो नरसिम्हा राव जी ने एक बार कहा था लाल किले से, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। शुद्ध होता है, अच्छा होता है, अच्छी मनसा होती है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते या लोगों को प्रिय नहीं लगता तो नहीं चल पाता, तो कुछ ये भी हो सकता है। अच्छा, चूँकि आप स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, मैंने कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स में देखे हैं, कई बार ऐसा भी लगता है कि आप वर्तमान सरकार के विरोध में भी बोल रहे हैं। अगर मैं एक जिक्र कर लूँ, मतलब कई ऐसे समय नज़र आए, एक अगर मैं मतलब जिक्र कर लेता हूँ, जो रिसेंट में युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई थी, तब पर भी आपने बोला सरकार का विरोध नहीं है, वो सरकार का विरोध नहीं है, लेकिन किसी और व्यक्ति ने नहीं बोला। नहीं, देखिए नहीं बोला किसी ने, किसी और व्यक्ति ने नहीं बोला था, किसी और नहीं बोला, किसी भी पार्टी के किसी और व्यक्ति ने बोला ही नहीं था कि ये गलत है, नहीं बोला ना, आपने बोला, लेकिन उसका मतलब विरोध नहीं है। उसका मतलब ये है कि सरकार में वरिष्ठ नेता हूँ बीजेपी का, मेरी ये भी ड्यूटी है कि अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो हम सचेत करें। अब वो पॉलिटिकल लेवल पर हुआ या थाने के इस लेवल पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, तो सरकार का ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि हमने पार्टी को सींचा है भाई, हमने पार्टी को सींचा है, हमने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किया है। इसलिए हमको तकलीफ होती है जब कोई भी बात होती है, हम उसका बोलते हैं, उसके लिए उसके बोलते हैं, मैं बोलूँगा उसके लिए। तो एक बार आपने आदर्श ग्राम योजना को लेकर के भी बोला कि जो गोद लेने थे गाँवों को बेहतर बनाना था, वो भी नहीं बना। नहीं, आदर्श गाँव को लेकर तो खैर मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। मुझे नहीं याद है कि मैंने ऐसी कोई टिप्पणी आदर्श गाँव को लेकर के कोई टिप्पणी, बनना चाहिए था, बना नहीं ना। नहीं, देखिए
वही मैं कह रहा हूँ ना, होता क्या है, देखिए कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं। एक सांसद है जी उसके पास 2000 गांव हैं जी, एक गांव अगर वो लेता है तो फिर बाकी 1999 गांव का प्रेशर होता है कि भाई हमारा गांव क्या खराब था। तो तमाम तरह की दिक्कतें होती तो इससे अच्छा लो ही मत। नहीं, लोई मत नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिक्कतें होती हैं, कुछ पॉलिटिकल लाइफ में कुछ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने कहा ना कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि हम एक मॉडल विलेज खड़ा करें कि भाई ये ऐसा विलेज होना चाहिए, वो विलेज अच्छा है, लेकिन दूसरी जगह से जो प्रेशर है उसको कौन झेले। अंत में ये आखिरी बिल्कुल मेरा सवाल है कि आप डायरेक्ट बोलते हैं सब कुछ, मैं समझता हूँ आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने सरकार के विरोध में नहीं बोला था, मैंने वर्तमान सरकार के विरोध में नहीं बोला था, लेकिन जनता तो जो समझ जाती है, जो समझना होता है, और जनता का अपना सोच। घटना का विरोध था, घटना का विरोध था सरकार। देखिए आधी रात को, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आधी रात को जब हमारे 50 बच्चे थे, क्या जरूरत थी लाठी चलाने की? ये तो मूर्खता है पुलिस की। वो सरकार को बदनाम किया उन्होंने, उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी 50 लोगों के लिए? इतनी फोर्स हमारे पास है, हम सबको घेर कर ला सकते थे। क्या जरूरत है आधी रात को लाठी चलाने की? भाई कोई जरूरत नहीं थी। ये जिस तरीके से अभी आपने बोला, इसी को लेकर के अंत में एक सवाल कि कई लोग ऐसा मानते, आपके पास आते नहीं, मतलब आते नहीं का मतलब डरते हैं आपसे। कठोर प्रशासक की भूमिका आपके जिस दौरान आप मुख्यमंत्री रहे हैं, कठोर प्रशासक हैं, ऐसा ही लोगों को समझ में आया। लोग ये समझते हैं कि आपके पास जाएंगे तो ये पता नहीं क्या, मतलब गुस्से में रह रहे हैं, कोई भरोसा नहीं, क्या मतलब डांट दें। ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ कभी। नहीं, इंसिडेंट नहीं, लेकिन ऐसा परसेप्शन है। नहीं, ये क्रिएट किया गया, ये षड्यंत्रकारियों के द्वारा क्रिएट किया गया, ये माफियाओं के द्वारा क्रिएट किया गया, क्योंकि माफिया की एंट्री पूरी तरह मैं आज कह सकता हूँ कि 100% बैन थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सचिवालय में आकर के और घुस जाए कोई। ये उनका षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र है, इसके कारण ऐसा हुआ है। हमने आखिर संगठन इतने दिन चलाया तो संगठन तो प्रेम से चलता है, प्यार से चलता है, आत्मीयता से चलता है। अगर हमको डोईवाला से लोग बार बार चुनकर और हर बार मेरे वोटों की गणना बढ़ा करके 1500 वोट से पहली बार जीता मैं, और आखिरी बार में 25,000 से अधिक वोट से जीता, तो कैसे जीता आखिर? तो जब हमारा संवाद है, लोगों से प्रेम है, स्नेह है, आज भी तो आदर लोग करते हैं, कोई भाई की तरह मानता है, कोई बहन बड़े भाई की तरह मानती है, कोई ससुर की तरह चरण स्पर्श करते हैं, कोई मामा बोलता है, कोई नाना बोलता है। मेरा एक भी रिश्तेदार मेरी विधानसभा में नहीं है, एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल। बल्कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ मेरा घर भी नहीं है। तो आखिर अगर लोगों के साथ मेरा प्यार का संबंध नहीं है, प्रेम का संबंध नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा नहीं है, गलत है, तो एक षड्यंत्र है ये। डोईवाला से चूंकि आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो संसदीय क्षेत्र है, ये संसदीय क्षेत्र की स्थिति क्या होने वाली है 2024 में? देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर 5 लोकसभा जीतेगी, केवल हरिद्वार नहीं, हम 5 लोकसभा जो उत्तराखंड की हैं बहुत बेहतर बहुमत के साथ, पहले से अच्छे बहुमत के साथ इसको हम जीतेंगे, और एक बार फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा की मुख्यमंत्री काल से लेकर के वर्तमान स्थिति तक, और यह भी बात पूछ लिया कि भाई 2024 में हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग के लिए इशारों में सहमति भी समझ में आई, और भी जब अन्य विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। अगर आपने पूरी बात सुनी हो, सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर के, योजनाओं को लेकर के, अगर कोई भी बात अगर आप कमेंट सेक्शन में करना चाहते हैं तो खुले तौर पर आप कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के फिर से हम आपसे मिलेंगे। सर, आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।